दोस्तों ये रियल कामसूत्र बुक है। पिछले चैप्टर पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। अंत पुरिका वृत्त प्रकरणम। जिस प्रकार राजाओं और प्रतिष्ठित रसोइयों का पर भवन में प्रवेश वर्जित है, उसी प्रकार अंतपुर की रानियों का भी नागरिकों के अंतपुर में प्रवेश वर्जित है। अतः अब अंतपुर की रानियों के वृत्तांत को कहते हैं। तो दोस्तों पिछले चैप्टर या फिर रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। तो अंतपुर में पहरेदारों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के कारण पर पुरुष का प्रवेश नहीं हो पाता। रानियाँ कई होती है, मतलब एक से ज़्यादा होती है, और उनका पति एक होता है। अतः सभी रानियों को साधारणतः अपनी संभोग की इच्छा यानी काम वासना से तृप्ति नहीं हो पाती। इसलिए वे रानियां कृत्रिम उपायों से परस्पर वासनाओं की तृप्ति करती है। कृत्रिम का मतलब होता है मतलब कुछ उपायों से, बुद्धि लगा के या इंसान का बनाया हुआ, या हस्तमैथुन। अब वासना की तृप्ति के उपायों को कहते हैं। वे अपनी काम वासना या संभोग की इच्छा की तृप्ति के लिए अपने धाई की लड़की, सहेली अथवा दासी को पुरुषों के वेश में, मतलब पुरुषों की तरह सजाकर, पुरुषों के समान वस्त्र अलंकारों से अलंकृत करके, और उसकी योनि के स्थान पर लिंग के आकार का मूली, बैंगन, गाजर आदि का कृत्रिम लिंग लगाकर उनसे अपनी काम वासना को शांत कराती है। यानी जो रानियां होती हैं वो इस तरह से लड़का बनाकर और लिंग की जगह बैंगन, गाजर, मूली दे करके अपना संभोग की इच्छा पूरा करती हैं। इसी प्रकार बिना दाढ़ी मूछ के स्त्री जैसे जान पड़ने वाले पुरुषों को अपने पास सुलाती है। मतलब जिस पुरुषों का उम्र अभी बहुत कम है, यानी टीनेजर है, जिसका भी दाढ़ी मूछ नहीं निकला है, वैसे लड़कों को रानियां अपने साथ सुलाती हैं। इस तरह से भी अपने काम इच्छा को पूरा करती हैं, संभोग की इच्छा को। अनेक रानियों के एक साथ काम पीड़ित होने पर, यानी अनेक रानियों के काम पीड़ित होने पर कृपाशील राजा किसी एक की तृप्ति करे, इस प्राचीनों के उपचार को कहते हैं। राजा रानियों पर कृपा करके संभोग की इच्छा के बिना ही कृत्रिम लिंग लगाकर एक ही रात में एक ही साथ अनेक कामातुर स्त्रियों के साथ संभोग करते हैं। किंतु जिस रानी पर अधिक प्रेम हो राजा को, अथवा जो ऋतु स्नाता हो, उसके साथ स्वाभाविक ढंग से संभोग करते हैं राजा। ये प्राचीन उपचार है, पुरानी परंपरा है। इसी प्रकार पुरुष भी काम वासना की तृप्ति के लिए स्त्री के ना मिलने पर हस्तमैथुन, घोड़ी, बकरी आदि पशुओं से, स्त्री की बनावटी प्रतिमा से हस्तमैथुन के द्वारा अपने संभोग की इच्छा और काम वासना को शांत करते हैं। तो स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से। प्राय अंतपुर की रानियां अपनी परिचारिकाओं द्वारा स्त्री के वेश में नागरिकों को अंतपुर में बुला लेती है। यानी छोटी उम्र के लड़कों को स्त्री के वेश में अपने रूम में बुलाती हैं। वे नागरिकों को अंतपुर में ले जाने के लिए धाई की लड़कियां एवं अंतरंग सहेलियां को प्रलोभन देकर उन्हें तैयार करने का प्रयत्न करती हैं। वे नागरिकों को अंतपुर में प्रवेश करने और बाहर निकलने के सरल मार्ग, महल की विशालता, पहरेदारों की लापरवाही और राज परिजनों का निरंतर रनिवास में न रहने का विश्वास दिलाती हैं। यदि नागरिक को स्वयं राजमहल में जाने की इच्छा न हो, अथवा रनिवास में आने जाने का मार्ग सुगम या ज्ञात न हो, तो उसे अंतपुर में कदापि प्रवेश नहीं कराना चाहिए। अब नागरिकों के अंतपुर में प्रवेश का निषेध कहते हैं। आचार्य वात्स्यायन का मत है कि अंतपुर में जाने की सुगमता या सुविधा होने पर भी बुद्धिमान चतुर नागरिक को कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की विपत्तियां या संकट आ सकती है। चतुर नागरिक को
जब अंतपुर से भाग निकलने का रास्ता मालूम हो, सघन कीड़ाबन हो, अलग अलग बड़े बड़े प्रकोष्ठ हो, रक्षक अर्थात पहरेदार लापरवाह हो, राजा बाहर गए हों, जाने के कारणों पर विचार कर रानी के द्वारा बार बार बुलाए जाने पर अर्थलाभ की संभावना हो और कक्षा प्रवेश को देखकर रानी की परिचारिकाओं द्वारा बताए गए उपायों से अंतपुर रानीवास में प्रवेश करना चाहिए। यानी अगर संभोग के लिए रानी पैसे दे रहे हो तो प्रवेश करना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है अर्थ लाभ। अर्थ मतलब धन। रानीवास में आने जाने की सुविधा होने पर प्रतिदिन महल में आए जाए। नागरिक को राजमहल में आने जाने के लिए अन्य किसी कार्य के बहाने बाहर के रक्षकों से मित्रता कर ले। नागरिक अंतपुर में आने जाने वाली किसी परिचारिका को अपने पर आसक्त समझ लेने पर उस पर दृढ़ आसक्ति प्रकट करे और उसके ना मिलने पर शोक प्रकट करे। इसी प्रकार अन्य अंतपुरी का दासियों से संबंध स्थापित कर उनसे दूती का काम ले। दूती का मतलब दूत होता है, पुरुष दूत, और दूती का मतलब स्त्री दूत। नागरिक आत्मरक्षा के लिए राजा के गुप्तचरों को पहचान ले। यदि दूती ना जा सके और मिलने का संकेत मिल गया हो तो जहाँ से प्रयोज्या प्रेमिका के दर्शन हो सके वहाँ खड़े रहना चाहिए। उस स्थान पर भी खड़े रहने पर यदि पहरेदारों को शक हो तो उसी परिचारिका की प्रतीक्षा का बहाना करें। यदि प्रयोज्या नायिका नागरिक को बार बार देखे तो नागरिक इशारों से भाव चेष्टाओं को दिखाएं। जहाँ पर नायिका की दृष्टि पड़े वहाँ पर नायक दीवार पर चित्र बनाए, नायिका के प्रति प्रेम अभिव्यंजक कविताएं, खंडगीत, गाथा आदि लेख लिख दे और नाखून एवं दांतों से अंकित खिलौने तथा नामांकित अंगूठी रख दे। यदि नायक वहाँ देखे कि नायिका ने अनुकूल उत्तर दिया है तो अंतपुर में प्रवेश के लिए प्रयत्न करें। जहाँ पर नायिका का जाना निश्चित समझे वहाँ पहले से ही छिपकर बैठ जाए अथवा निर्दिष्ट समय पर पहरेदार के वेश में अंतपुर में प्रवेश कर जाए अथवा नायक को ओढ़ने बिछाने के कपड़ों में लपेटकर अंदर प्रवेश एवं निर्गम कराया जा सकता है। पूरापूट तांत्रिक योग के द्वारा अपनी छाया और रूप को लुप्त करके राजमहल में प्रवेश करें। पूरापूट योग के लक्षण। पूरापूट योग इस प्रकार है: नेवले का हृदय, चोर कौतुंबी का फल और सर्प की आँखें। इन तीनों को पुटपाक विधि से निर्धूम अग्नि में तपाए, फिर तीनों के बराबर अंजन मिलाकर पीस डाले, फिर आँख में लगाने से उसकी छाया और रूप किसी को दिखाई नहीं देता। इसके अतिरिक्त जल, ब्रह्म, शमशीर, प्रनीन, वाज्यपानक भी है। तो उस समय बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे जड़ी बूटियाँ पाए जाते थे जिससे आँख में लगाने से वो दिखाई नहीं देता, इस तरह के उपाय हुआ करती थी। अभी ये सारी विद्या किसी को पता नहीं है, धीरे धीरे ये जानकारी गायब हो गई है। रात की चांदनी जैसे और भी पुराने समय में जाएं तो सिद्धियां हुआ करती थी जिससे आप अपने शरीर को बड़ा कर सकते थे, जैसे हनुमान ने किया था। मेरे वाल्मीकि रामायण के वीडियोज़ आप देख सकते हैं। रात की चांदनी अथवा दीपावली के अवसर पर भीड़ भाड़ में अथवा दीपक लेकर सुरंग के रास्ते अंदर घुस जाए। इस संबंध में ये श्लोक हैं। राजमहल में प्रवेश करने एवं निकलने के उपाय इस प्रकार हैं। जब राजमहल में कोई भारी सामान ले जाने अथवा लाने के समय, अपानक उत्सव में पानक रस में प्रवेश के समय, चेटियों के इधर उधर आने जाने के समय, वेश में परिवर्तन तथा प्रहरियों के बदले जाने के समय, उद्यान विहार के लिए यात्रा पर जाने के समय तथा यात्रा से लौटकर प्रवेश के समय एवं राजा के किसी दीर्घ यात्रा पर जाने के समय नागरिक का प्रवेश और निर्गमन सरलता से हो सकता है। यानी जब राजा ना हो तब जाना हो सकता है। जो स्त्रियां इस प्रकार की नहीं हैं उन्हें फोड़ ले, इस बात को कहते हैं। अंतपुर में रहने वाली स्त्रियां परस्पर एक दूसरे के रहस्यों को जानकर परस्पर मिलकर कार्य करें
और शेष स्त्रियों को भी फोड़कर अपनी ओर मिला ले। फोड़कर यानी उन्हें अपनी चतुराई से उनको अपनी ओर मिला ले। एक दूसरे का चरित्र भ्रष्ट करने के बाद जब एक जैसी भ्रष्ट आचरण वाली हो जाए तो एक दूसरे का भेद नहीं खोलती और यथेष्ट फल प्राप्त करती है, यानी दोस्त बन जाती है एक दूसरे का भेद जानकर। इस प्रकार अंतःपुरिकाओं का प्रच्छन्न वृत्त कहा गया है। अब अंतःपुरिकाओं के देश प्रवृत्ति के अनुसार प्रकाश वृत्त को कहते हैं। अपरांतक देश में राजकुल की स्त्रियां पहरेदारों की अधिक चौकसी न होने के कारण लक्षण युक्त सुंदर युवकों को अंतःपुर में प्रवेश करा देती है। मतलब राजमहल की जो स्त्रियां होती है वो युवकों को संभोग के लिए अपने कमरे में यानी अंतःपुर में प्रवेश करा देती है। अभी देश के राजा की रानियां राजमहल में क्षत्रिय पहरेदारों से ही अपना कार्य सिद्ध कर लेती थी। वत्स गुल्म देश के राजमहल में दासियों के साथ दासी के वेश में नागरिकों का प्रवेश कराया जाता था। विदर्भ देश की रानियां अपने कोख से उत्पन्न पुत्र को छोड़कर सौतेले राजकुमारों से संभोग करती थी, यानी सौतेला राजकुमार जो होती थी रानियों के, उससे भी संभोग करती थी, यानी दूसरे रानी का पुत्र। स्त्री राजा की अंतःपुरिकाएँ वहाँ आने जाने वाले स्वजातीय संबंधियों से सहवास करती थी, अन्य पुरुषों के साथ सहवास नहीं करती थी। गौड़ देश की रानियाँ ब्राह्मणों, मित्र, भृत्यों तथा दास और चेटों से संभोग करती थी। सिंधु देश की रानियां अपने पहरेदारों, नौकर चाकरों और राजमहल में जिनका आना निषिद्ध था ऐसे नागरों के साथ संभोग कराती थी। हिमाचल प्रदेश में साहसी युवक महल में पहरेदारों को धन आदि पुरस्कार देकर इकट्ठे अंतःपुर में प्रवेश करते थे। अंग, बंग, कलिंग ये जो देश है इनका नाम महाभारत में भी मिलता है। मेरे महाभारत के वीडियोस में भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अंग, बंग, कलिंग देश में ब्राह्मण लोग राजभवन में राजा की जानकारी में रानियों को पुष्पाक्षत देने के लिए जाया करते थे। उनसे रानियां पर्दे की ओष्ठ में बातचीत करती थी और इसी प्रसंग में उनसे संभोग करती थी, यानी राजा के जानने पर भी ऐसा होता था। प्राच्य देश में ये प्रथा थी कि रानीवास की 9-10 रानियां मिलकर किसी प्रचंड बेग युवक को छिपाकर महल में रख लेती थी और उनके साथ सहवास या संभोग करती थी। इसी प्रकार पराई स्त्रियां करती थीं। जिस प्रकार इन उपायों से परस्त्री गमन करे उसी प्रकार उन धाराओं की रक्षा भी करे, इस बात को कहते हैं। इन्हीं कारणों से प्रत्येक पति को अपनी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। पूर्व आचार्य का मत है कि गुप्त काम संबंधित परीक्षा में खरे उतरे शुद्ध पहरेदारों को अंतःपुर की सुरक्षा के लिए रखना चाहिए। आचार्य गोनिका पुत्र का मत है कि वे भय और अर्थ के लोभ से कहीं किसी दूसरे पुरुष का अंतःपुर में प्रवेश ना करा दे, इसलिए पहरेदारों के काम के साथ अर्थ और भय की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। आचार्य वात्स्यन का मत है कि स्वामी से द्रोह ना करना धर्म है, किंतु भय से उसे भी छोड़ सकता है, इसलिए धार्मिक होने के साथ साथ निर्भीक व्यक्ति को ही अंतःपुर का पहरेदार नियुक्त करना चाहिए। अपनी स्त्रियों की परीक्षा भी रक्षा का उपाय है, ऐसे कुछ आचार्य कहते हैं। बाबरव्य मतानुयायी आचार्य का मत है कि दूसरे की कही हुई बात के बहाने अपने आशय को छिपा लेने वाली स्त्रियों के द्वारा रानीवास की अपनी रानियों के सोच अर्थात शुद्ध आचरण एवं दुराचरण की परीक्षा करनी चाहिए। किंतु आचार्य वात्स्यायन का मत है कि दुष्ट लोग तो स्त्रियों को फुसलाकर दुराचरण की ओर प्रवृत्त करते ही हैं, इसलिए अकस्मात दुराचारी पुरुष को दूषित न किया जाए। गोष्ठियों में बहुत अधिक बोलने, निरंकुश होने, पति का स्वयं स्वेच्छाचारी होना, पर पुरुषों के साथ स्वच्छंदतापूर्वक घूमना, पति के परदेश जाने पर अकेली रहना, विदेश में निवास, जीविका विहीन होना, व्यभिचारिणी स्त्रियों का संसर्ग, पति से ईर्ष्या करना, इन सब कारणों से स्त्रियां
बहुधा व्यभिचारिणी बन जाती है। तो व्यभिचारिणी एक टाइटल है, ये कोई गाली नहीं है। अब पारदारिक अधिकरण का उपसंहार करते हुए कहते हैं, जो पुरुष शास्त्र विहित कामसूत्र के पारदारिक अधिकरण में बताए गए योगों को भलीभांति जानता है, वह शास्त्रज्ञाता पति अपनी स्त्रियों के विषय में कभी भी छला नहीं जा सकता। इस शास्त्र में ये बताया गया है कि पराई स्त्रियों से संबंध स्थापित करना शरीर के लिए घातक और धर्म एवं अर्थ का नाशक है, अतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष इस दुष्कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा ना करे। तो यहाँ पे डर दिखाया गया है जिससे धर्म में रहे। पुरुषों की भलाई अर्थात व्यभिचारिणी स्त्रियों से रक्षा और स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के लिए ये प्रकरण लिखा गया है, अतः इसमें बताए गए प्रयोगों का उपयोग प्रजा को दूषित करने के लिए ना किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वैश्विक नाम षष्ठमधिकरणम, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।